नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। चुनाव कोई भी हो, जाति को लेकर चर्चा जरूर होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ने जमकर सोशल इंजीनियरिंग की है। कैंडिडेट देने में जातिगत समीकरण साधे हैं। जहां कांग्रेस ने जाटों पर फोकस किया है तो बीजेपी ने ओबीसी और सवर्ण पॉलिटिक्स का दाव खेला है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 35 जाट को टिकट दिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ी हैं। किसान आंदोलन से जाट बीजेपी और मोदी के मुखर विरोधी रहे हैं। वहीं महिला पहलवानों के साथ हुए शोषण को लेकर बीजेपी ने पहलवानों के साथ कुछ नहीं किया और दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस फोर्स लगाकर घसीटा गया। किसानों को दिल्ली से जाने से रोका गया। किसानों को रोकने के लिए रास्ते में कीलें लगाई गई। कटीले तारों को लगाकर किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मोदी ने अपनी तानाशाही के चलते किसानों को आज तक दिल्ली नहीं जाने दिया, जिसका बड़ा असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिला और मोदी की तानाशाही खत्म हो गई और पार्टी 240 पर आकर के सिमट गई। वहीं हरियाणा में चुनाव को देखते हुए बीजेपी में हलचल मची हुई है और चुनाव में जनता को साधने के लिए बीजेपी ने ओबीसी, सामान्य जाट और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर दाव खेला है और जनता के बीच मोदी ने संदेश देने का काम किया है कि बीजेपी किसी भी जाति की विरोधी नहीं है, लेकिन देश की जनता को सब पता है कि मोदी ने देश की जनता के प्रति कैसा व्यवहार रखा है। वहीं अपनी हार को देखते हुए मोदी अब सभी जातियों के प्रति शुभ चिंतक बन गए हैं और जनता को संदेश देने की कोशिश में लगे हुए हैं। हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं है। हरियाणा की जनता मोदी की कार्यशैली से परेशान है। राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बाद भी राज्य की जनता के लिए कोई काम नहीं किया गया है। राज्य के युवा बड़े स्तर पर बेरोजगार हैं। संविदा कर्मचारी समान कार्य समान वेतन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की उनकी उपज की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। सभी वर्ग के लोग परेशान हो गए हैं, जिसका बड़ा खामियाजा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के लिए टिकटों के बंटवारे में बीजेपी ने वैसे तो सभी जातियों को साधने का प्रयास किया है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को ज्यादा तवज्जो दी है। बता दें कि 90 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करते हुए बीजेपी ने 22 सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज, राजपूत और सैनी का प्रतिनिधित्व है। हरियाणा में ओबीसी की आबादी 42% से ज्यादा है। बीजेपी हर चुनाव में यही दाव खेलती आई है और इसका उसे भरपूर फायदा भी मिला है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गणित पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। मोदी की ध्रुवीकरण की राजनीति का असर सभी वर्गों पर पड़ा है और इस बार के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक और शाह की चाणक्य नीति नहीं चलने वाली है। बीजेपी ने देश की जनता से वादा करने के लिए सिर्फ धोखा दिया है और देश को गर्त में पहुंचाने का काम किया है। देश के युवा परेशान हैं। किसानों को उचित दामों पर उर्वरक नहीं मिल रहा है। मोदी अपना जेब भरने के लिए सभी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर सब्सिडी देने का वादा करते हैं, लेकिन जनता को सब्सिडी मिलती भी नहीं है। वहीं अगर सब्सिडी मिलती है तो वो वस्तुएं इतनी महंगी हैं कि जनता उनको खरीद भी नहीं सकती है। वहीं जनता को मूर्ख बनाने के लिए मोदी हमेशा रेवड़ी बांटने का काम करते हैं और विपक्ष पर आरोप मरते रहते हैं। बता दें कि बीजेपी ने जाटों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया है और 16 सीटों पर जाट प्रति उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस के मुकाबले ये संख्या आधी से कम है। बीजेपी का फोकस गैर जाट समुदाय पर ज्यादा रहा है। पार्टी ने 17 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों को दी हैं। इनमें 8 जाटव समाज से आते हैं और 4 वाल्मीकि समाज से आने वाले कैंडिडेट हैं। वहीं ओबीसी और अनुसूचित जाति के सहारे बीजेपी 2 बार सत्ता में आ चुकी है और इसके बाद जाटों का प्रतिनिधित्व करके उनके लिए हमेशा फायदेमंद रहता है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जेजेपी 10 सीटों पर जीती थी। सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन किया। वहीं गोपाल कांडा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल तक समर्थन दिया। इसके बदले गोपाल कांडा ने इस बार बीजेपी से सिरसा और रानिया 2 सीटें मांगी थी, लेकिन दोनों के बीच सीटों को लेकर बात नहीं बन पाई तो गोपाल ने रानिया सीट से धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया और खुद सिरसा सीट से मैदान में उतर गए। बीजेपी इससे गठबंधन की बात सिरे से नहीं छोड़ने की वजह से अब हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा ने इनेलो बसपा गठबंधन के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि इन दोनों दलों के मिल जाने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि बसपा नाराज हो जाए, जिसके लिए जद्दोजहद जारी है। वहीं जसपा लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के बाद से ही हालात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। वो लगातार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। अब ये चुनाव परिणाम की बात
पता चल पाएगा कि जनता ने उनकी अपील पर ध्यान दिया है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन दोनों गठबंधनों का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं बचा है, उनका अपना वोट बैंक ही उनके साथ नहीं है। ऐसे में जिसका कोई जनाधार नहीं बचा है, जनता उसे वोट क्यों देगी। दूसरी बात यह है कि उन दलों के जो मूल वोट बैंक थे वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। बाकी बचे दलित मतदाता इस गठबंधन को क्यों वोट देंगे जिसके जीतने की संभावना ही ना के बराबर है। हालांकि भाजपा भी पूरी तरह से जोर लगा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब भाजपा को फिर से उभर के जनता के बीच अपनी पकड़ बनाना मुश्किल होगा। वहीं हरियाणा चुनाव में मायावती की एंट्री इस बार इंडिया गठबंधन की टेंशन ना बढ़ा के भाजपा की टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि किसानों का वोट भाजपा पहले ही खो बैठी है। ऐसे में अगर भाजपा को दलितों ने भी वोट नहीं दिया तो भाजपा की सरकार जानी तय है। बता दें कि कांग्रेस 89 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि एक सीट उसने सीपीआईएम को दिया है। टिकट बंटवारे में पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का खास ख्याल रखा है और जिसने बीजेपी की टेंशन को बढ़ा दिया है। बता दें कांग्रेस ने जाटों पर सबसे ज्यादा बड़ा जो है दाव खेला है, वहीं पार्टी ने गैर जाटों का भी खास ख्याल रखा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने सबसे ज्यादा जाट उम्मीदवारों को टिकट दिया है। पार्टी ने चुनावी मैदान में 35 जाट कैंडिडेट उतारे हैं, वहीं दूसरे नंबर पर उसने ओबीसी को टिकट दिया है। 20 सीटों पर कांग्रेस ने ओबीसी उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा पार्टी ने अन्य जातियों पर भी पूरा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने 17 सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने 5 मुसलमानों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पार्टी ने पंजाबियों का भी खास ध्यान रखा है। 6 सीटों पर कांग्रेस ने पंजाबियों को टिकट दिया है। इसके अलावा पार्टी ने 4 सीटों पर ब्राह्मण, 2 सीटों पर बनिया, 1 सीट पर राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 10 प्रमुख पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही हैं। वहीं जेजेपी एएसपी का गठबंधन है, इसमें जेजेपी 70 तो आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आईएनएलडी बीएसपी एचएलपी का गठबंधन है। आईएनएलडी 52, बीएसपी 37 और हरियाणा लोकहित पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 3 और सीपीआई 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को एक चरण में मतदान होना है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की 12 सितंबर आखिरी तारीख थी। वहीं 16 सितंबर पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख थी और 8 अक्टूबर को चुनावी नतीजे आएंगे। बता दें कि 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। वहीं चुनाव के बाद जननायक जनता पार्टी और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी ने यहां गठबंधन की सरकार बनाई थी। बाद में जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूट गया था। उधर कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट उसने सीपीएम कैंडिडेट को दी है। वहीं इन 89 सीटों में 35 सीटें कांग्रेस ने जाट समुदाय से आने वाले कैंडिडेट को दी है। 20 कैंडिडेट ओबीसी समुदाय से आते हैं। ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या 4 है, जबकि बनिया 2 और अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले 5 नेताओं को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है। 6 उम्मीदवार पंजाबी समुदाय से आते हैं, 1 राजपूत हैं। वहीं 17 अनुसूचित सीटों पर कांग्रेस ने सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। सबसे खास बात, कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में 30 युवा चेहरे, 12 महिलाएं और 20 नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसने मोदी और बीजेपी की परेशानी को और बढ़ा दिया है। वहीं अब देखना होगा कि चुनाव में मोदी की सोशल इंजीनियरिंग कितना कारगर साबित होती है। ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।